नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होते हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी। सिद्धार्थ मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि दिल्ली एक बार फिर डरी हुई है। सराय काले खां में जो सामूहिक रेप की घटना हुई है, जिस तरह से एक मानसिक रूप से परेशान महिला के साथ दरिंदगी की गई, हालांकि अपराधी पुलिस की पकड़ में आ गए हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर कई सवाल उठा दिए हैं। आपको याद होगा कि जुलाई 2012 में जब एक जो दिल्ली में बर्बर रेप कांड हुआ था, जिसे मीडिया में निर्भया रेप केस के तौर पे भी जाना गया, उसके बाद पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया था। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और यह स्थिति इतनी भयावह हुई थी कि सरकार को इसमें क्विक एक्शन लेना पड़ा था और कानून में कई संशोधन किए गए थे। ऐसा लगा था कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी, लेकिन एक बार फिर लग रहा है कि अपराध जो है वो काबू में आने वाली बात पुलिस के नहीं लग रही है। क्या किस स्थिति को कैसे देख रहे हैं आप? जी नमस्कार अमित जी। और ये जो आज जो अखबार में जो खबरें आई हैं वो इंसिडेंट एक्चुअली कुछ महीने पुराना है। ये विचुत महिला थी और बड़ा अनफॉर्चुनेट था। ये जो महिला है, ये शी इज ए पीएचडी, वो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर रही है, पीएचडी रही है और सोशल सेक्टर में एनजीओज के बीच में काम करती रही है उड़ीसा में। और किन्हीं कारणों से उड़ीसा से दिल्ली आई थी, कहीं पर इसके कुछ दोस्तों के साथ थी और वो उड़ीसा वापस नहीं जाना चाहती थी, तो इसीलिए वो घर छोड़ करके बाहर निकली और उसने एक पब्लिक प्लेस में शेल्टर लेने की कोशिश की। पुरानी दिल्ली स्टेशन से वो गई और वहाँ से निकली और उसे कुछ लोग वहाँ से उठा करके ले गए और फिर उसको रेप करके सराय काले खान के पास छोड़ दिया। अच्छी बात ये है कि ये केस तो पब्लिक मेमोरी से चली गई थी। दिल्ली में एक सबसे बड़ी बात ये है कि पब्लिक मेमोरी में चीजें बहुत दिन तक नहीं रहती है, तो ये केस तो पब्लिक मेमोरी से चली गई थी, लेकिन पुलिस ने इस केस को परस्यू किया। और जैसा कि मैंने डिटेल्स में पढ़ा है कि जो वो महिला जो उसको एम्स ट्रॉमा सेंटर में उसको एडमिट कराया गया, वहाँ 2-3 अंडरकवर पुलिस कांस्टेबल्स एक नर्स की भूमिका में और काउंसलर की भूमिका में उसके साथ रहे और उसके ट्रस्ट को जीता और जीत करके जानकारी ली कि ये घटना कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई। उसने कुछ क्योंकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसने कुछ जानकारी दी इसके बारे में और उसके बेसिस पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाल करके सारे तथ्यों को निकाल करके और उसके बाद उसको जो है सो ये 3 जो अभियुक्त हैं, अपराधी हैं, इनको पकड़ा। अब ये 3 अभियुक्त अपराधी जो पकड़े गए हैं, इनका सोशल बैकग्राउंड आप देखिए। जो 3 लोग पकड़े गए हैं, ये तीनों लोग कोई मतलब हार्डेड क्रिमिनल्स नहीं हैं और इनमें से एक सड़क पे भीख मांगता है, एक छोटी सी दुकान सराय काले खान में जो बस स्टेशन है और रेलवे स्टेशन है वहां पे करता है और एक ऑटो रिक्शा चलाता है। तो ये तीनों भी एक तरह से समाज के जो सबसे निचला जो आप कहिए जो वित्तीय दर्जा जो है, जो फाइनेंशियल लेवल सबसे नीचे फाइनेंशियल लेवल से के ही है। मतलब एक सड़क पे भिखारी है और एक छोटी सी दुकान चलाता है और एक जो है सो एक ऑटो रिक्शा चलाता है, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता है। तो ये हमारी सोसाइटी की आज क्या स्थिति है इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये जो फाइनेंशियली जो डिप्राइव लोग हैं, और मैं कहीं से भी इनके क्राइम को कंडोन नहीं कर रहा, लेकिन देखिए समाज में जो क्राइम होता है, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उसका एक सामाजिक पृष्ठभूमि होती है। और इस केस में एक सामाजिक पृष्ठभूमि की तरफ मैं आपकी नजर डालने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 3 अभियुक्त जो पकड़े गए, ये 3 अभियुक्त, एक सड़क पे भीख मांगता है, दूसरा एक छोटी सी दुकान चलाता है और एक तीसरा ऑटो रिक्शा चलाता है।
इन तीनों ने मिल करके उसको पकड़ा, उसको रेप किया और उसको फिर उठा करके फेंक दिया। तो ये जो दिल्ली में जो इस समय जो एक सामाजिक स्थिति एग्जिस्ट कर रही है, जो पॉवर्टी की स्थिति एग्जिस्ट कर रही है, जो सोशल इनसिक्योरिटी की स्थिति एग्जिस्ट कर रही है, इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। दिल्ली दिल्ली कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया का एल डोराडो है। सारे हिंदुस्तान से लोग, खास करके नॉर्थ इंडिया से लोग दिल्ली चले आते हैं नौकरी के लिए, पेशा के लिए। मतलब कि देयर इज लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली नॉर्थ इंडिया। तो वहाँ के लोग दिल्ली चले आते हैं जॉब की खोज में, और फिर उनको कोई जरूरी तो है नहीं कि उनको एक जॉब मिले। अच्छा, और इस तरह की सोसाइटी में जो आते हैं जहां पर कोई सोशल पीयर या सोशल प्रेशर उन पे नहीं होता, वो एक एनोनिमस अज्ञात जिंदगी जीते हैं ये लोग। और इस पे कई फिल्में बन चुकी है इस तरह के लोगों के ऊपर, सलाम बॉम्बे और इस तरह की कई फिल्में बन चुकी कि एक सोशल एनोनिमिटी के लाइफ जीते हैं। और इनके बीच में मतलब जो ड्रग्स हैं और अवैध रूप से शराब है और इस तरह का जो 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 ये जो सेक्सुअल क्राइम्स हैं, ये सारी चीजें कमिट हो रही हैं। और सेक्सुअल क्राइम में ये चीज तो एक सामने नजर आ गई। इसमें जो यहाँ जो इस लेवल पे जो सेक्सुअल क्राइम्स जो होती हैं समाज में, वो केवल मतलब ये दिस इज नॉट वन केस, और इसमें तो कई केसेस अनरिपोर्टेड जाती होंगी। और दिल्ली में कुछ जो खास करके ये जो बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन का जो कॉम्बिनेशन वाला एरिया जो है, वो तो बिल्कुल इन चीजों के लिए हब्स है। और वहां पर इस तरह के लोग आपको मतलब कि इस तरह के सोशल सोसाइटी के इस तरह के सोशल लेवल के लोग आपको यहाँ पर सर्वाइवल के लिए आपको इनका जमावड़ा मिलेगा। चाहे वो सारे काले खान का इलाका हो, या पुरानी दिल्ली कश्मीरी गेट का इलाका हो, या आपको वो नई दिल्ली पहाड़गंज का इलाका हो। ये जो 3 दिल्ली के मेन रेलवे स्टेशन है। और अब आनंद विहार, हालांकि इट्स न्यू, अभी वो पूरी तरह से मैं कहूँ कि विभत्सता के दौर में नहीं पहुंचा है, लेकिन ये हब्स हैं जहां पर कि इस तरह की चीजें होती हैं। तो बात ये थी कि एक तो सोशल कंडीशंस ऐसे हैं, एक कंडीशन ऑफ सोशल डेप्रिविटी ऐसी है जहां पर कि इस तरह के क्राइम को कमिट करने का एक बड़ा फर्टाइल ग्राउंड दिल्ली बना हुआ है। अब जो प्रश्न ये उठता है कि जब इस तरह का एक फर्टाइल ग्राउंड दिल्ली में क्राइम का बना हुआ है, तो इसकी रोकथाम की भी कुछ कोशिश होनी चाहिए। इस तरह की क्राइम घटित हो रही है, या जैसे मैंने कहा, यह कोई पहला क्राइम नहीं है। और सिर्फ इस तरह की सड़क चलती महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा हो, या सिर्फ महिलाओं के खिलाफ वायलेंस हो रहा हो, ऐसा नहीं है। दिल्ली में ड्रग्स का बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया था। अभी हरियाणा चुनाव के ठीक पहले, जहां पर की एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, फिर लोगों ने कहा नहीं, कांग्रेस तो वहां जा चुका था। और एक तो वो मामला हुआ था। दूसरा, आप याद होगा, पश्चिमी दिल्ली में लॉरेंस बिनोई के गैंग मेंबर ने दूसरे गैंग मेंबर को उड़ा दिया, और न्यू ईयर की रात में क्राइम होता है। तो अब ये रोकथाम के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। एक तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव करता है, वो तो जरूर करता है सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव के साथ, दैट नोबडी टेक्स टू क्राइम, बट एट द सेम टाइम सोशल कंडीशंस कोई ओवरनाइट तो इम्प्रूव कर नहीं सकते। तो यहाँ पे पुलिस का रसूख, पुलिस के इकबाल का रोल बहुत जबरदस्त होता है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली पुलिस ने अपना वो रसूख, अपना वो इकबाल, मैं कह सकता हूं कि पिछले कुछ सालों में खो दिया है। जी, दिल्ली में जी मैं कहता दिल्ली में जैसे अभी आपने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के बीच भी कई में यहाँ पे एक पूरा माफिया है जो दिल्ली में संचालित हो रहा है। कई ऐसे माफिया गिरोह भी सामने आ चुके हैं, और पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं रोकथाम लगाने में नाकाम रही। बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि पुलिस का रसूख, इकबाल जो है वो कम हो रहा है। और देखा जाए तो ये सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं है, सभी जगहों पर पहले पुलिस को देख करके ही जो लोगों में एक भय बनता था, भय कहें या एक हिम्मत भी आती थी
एक पुलिस की वर्दी देख करके जो एक इकबाल उसका बनता था, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है। इसके सामाजिक कारण भी होते हैं, और जिस तरह से समय बदल रहा है वो समय के साथ भी चीजें बदल रही हैं। कहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि पुलिस का इकबाल गिर रहा है, किस तरीके से? देखिए, दिल्ली के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली पुलिस एक बहुत ही जाबाज फोर्स रही, और दिल्ली पुलिस ने तो वो दौर भी देखा है जब दिल्ली पुलिस ने टेररिज्म का मुकाबला किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से मतलब टेररिस्ट थर्राते थे, और जो पार्लियामेंट अटैक जो दिल्ली में हुआ था और उसका जो केस को खोला जिसने, वो दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल ने खोला। और ऐसे कई केसेस थे जहां पर कि दिल्ली पुलिस के रसूख और इकबाल से कई चीजें हुई। और दिल्ली पुलिस की एक खास बात और थी। देखिए, जो दिल्ली पुलिस का जो कमिश्नर होता था, कमिश्नर पुलिस दिल्ली, उसका एक बड़ा, दिल्ली का वो सबसे बड़ा आदमी होता था, मैं तो ये कहूंगा। उसका जी अपॉइंटमेंट दिल्ली का सबसे बड़ा अपॉइंटमेंट माना जाता। उसका जो दबदबा होता था, उसके नाम का जो दबदबा होता था पूरी दिल्ली में होता था। लेकिन आज के तारीख में दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनके बारे में कितने लोग जानते हैं? उनके बारे में अगर आप बच्चों से पूछेंगे भाई दिल्ली पुलिस कमिश्नर का तुम नाम जानते हो, लोग नहीं जानते हो। जबकि इसी दिल्ली शहर ने निखिल कुमार जैसा पुलिस कमिश्नर जी देखा, भगत जैसा पुलिस कमिश्नर देखा, फिर आपको ये हाल फिलहाल में डडवाल जैसा पुलिस कमिश्नर देखा। कई इस तरह के बड़े बड़े पुलिस कमिश्नर्स आए जिनका बड़ा नाम था, जिन्होंने बहुत काम किया दिल्ली में। और मतलब कई नाम आपको गिना सकते हैं जिनका बड़ा रसूख था, और जिन्होंने, अच्छा चूंकि वो सब अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या कारण है कि ये जो दिल्ली की जो दिल्ली के जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, जो दिल्ली पुलिस जिसके जिसके माथद है, और दिल्ली सरकार के माथद नहीं, होम मिनिस्ट्री के माथद है। तो वो पता नहीं पिछले कुछ सालों से दिल्ली के अंदर दिल्ली जो यूटी कार्डर जो है, एजीएम यूटी कार्डर कहते हैं उसको, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी, जो एजीएमयूटी कार्डर की किसी ऑफिसर को यहाँ का पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे? अभी जो पुलिस कमिश्नर हैं ये भी बाहर के कार्डर के थे, इनके पहले जो थे वो भी बाहर के कार्डर के थे। तो क्यों नहीं दिल्ली के ऑफिसर को यहाँ के कार्डर का यहाँ का पुलिस कमिश्नर बनाया जाता है, बनाया जा रहा है? इसका मेरे पास कोई, मेरी समझ के बाहर की ये बात है। क्योंकि दिल्ली का जो ऑफिसर होता है, जो दिल्ली पुलिस का ऑफिसर होता है, जिसने दिल्ली में बिल्कुल एसीपी लेवल से उसने करियर शुरू की होती है, वो दिल्ली के सब डिवीजन, दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट्स, दिल्ली की तमाम चीजों से वो वाकिफ होता है, तो वो तो मेरे ख्याल से ही इज बेस्ट इक्विप्ड टू लीड दिल्ली पुलिस इन सच सर्कमस्टांसेस। लेकिन ऐसा नहीं है। और कोई बाहर के, अभी अब एक एग्जांपल दे सकते हैं कि अजय राज शर्मा जब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बनकर के आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा चलाया था दिल्ली। तो वो दैट वाज वन एक्सेप्शनल केस जब दिल्ली में, और अजय राज शर्मा ने वाकई दिल्ली में आकर के बहुत हद तक क्राइम को कंट्रोल भी किया था। और अजय राज शर्मा का एक बैकग्राउंड था कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस में एसटीएफ के फाउंडर थे। उन्होंने एसटीएफ बनाया था और वहां पर उन्होंने जो माफिया क्राइम को काफी कंट्रोल किया था। उसके बाद जब उनकी पोस्टिंग दिल्ली पुलिस में आए कमिश्नर बन करके, तो उन्होंने काफी हद तक दिल्ली पुलिस को भी और प्रोफेशनली एग्रेसिव फोर्स के रूप में कन्वर्ट किया। लेकिन अभी जो पुलिस कमिश्नर्स जो रहे हैं, 2 पुलिस कमिश्नर जो दिल्ली में रहे हैं, इनका ऐसा तो कोई बहुत मतलब रेपुटेशन लेकर के नहीं आए। ना ही दिल्ली में कोई ऐसी स्थिति थी कि उनको लाने की बहुत इमरजेंसी में जरूरत पड़ी कि भाई आकर के आप दिल्ली पुलिस को ठीक कीजिए। रादर उनके आने के बाद से दिल्ली का क्राइम सिनेरियो तो बहुत डिटोरिएट कर गया है। और जो चीजें आपको जो ड्रग कार्टेल का इतना बड़ा ड्रग्स दिल्ली में पकड़ा जाना, और जिस तरह का गैंग वॉर दिल्ली में चल रहा है, और जिस तरह की ये सोशल डिप्रेविटी के क्राइम चल रहा है, ये सारी चीजें करके रखता है कि दिल्ली का जो दिल्ली पुलिस जो है, मैं तो ये मानता हूं कि ये जो केस में तो दिल्ली पुलिस कह सकती है कि भाई ये तो हमारे बस के बाहर की थी, लेकिन हमने केस को तो सॉल्व कर ही लिया, क्रेडिट शुड बी गिवन। लेकिन जो दिल्ली जिस तरह से केस सॉल्व हुआ है,
उसमें भी हमें पुलिस की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल एक तरह से ब्लाइंड केस था उसमें। वो महिला भी कोई बयान नहीं दे पाई थी, पुलिस ने उसका बयान लिया और जितनी शिद्दत से जो तमाम आसपास में 10-12 किलोमीटर के रेंज के जो सीसीटीवी कैमरास थे उनकी छानबीन की गई, उनसे जो सुराग मिला वहां से अपराधी तक पहुंचा गया और फिर फाइनली जो तीनों अपराधी शामिल थे उनको पकड़ा गया। तो एक जिस चुनौती का सामना दिल्ली पुलिस को वो कर रही थी उसमें सफलता तो उसे मिली, लेकिन उसके बावजूद आम लोगों में वो जैसा आपने कहा दिल्ली पुलिस सक्षम भी है, उसने बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन आम आदमी जब सड़क पर निकलता है तो वो अपने आप को सुरक्षित को नहीं महसूस करता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आज के समय में जो जैसे लोग कहते थे कि जब जब नया नया नोएडा गाजियाबाद बसना शुरू हुआ था तो लोग दिल्ली वाले लोग यहाँ शिफ्ट करने में डरते थे कि यार वो तो वाइल्ड वेस्ट, यूपी का वाइल्ड वेस्ट है। वाइल्ड वेस्ट लोग अमेरिकन इसमें यूज करते थे, अमेरिका यूज वाइल्ड वेस्ट, जहाँ कॉबॉयज गोली चलाते थे और ये करते। तो वाइल्ड वेस्ट, यूपी का वाइल्ड वेस्ट का ही उस संज्ञा दिया। लेकिन आज जो यूपी का वाइल्ड वेस्ट जो है, यूपी का वाइल्ड वेस्ट जो है, जो गाजियाबाद कमिश्नरेट और नोएडा कमिश्नरेट, ये दो कमिश्नरेट पुलिस यहाँ पे है, और तो अपने आप में बहुत ही मतलब कि सिक्योर जगह है। वहां तो आपको कोई बड़े क्राइम, गैंग वॉर्स या माफिया का ये किडनैपिंग्स, आपको ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं हो रही। लेकिन ऑन दी अदर हैंड दिल्ली में लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं। यहाँ तो गैंग वॉर बड़े धड़ल्ले से चल रहा है, जिसको देखो वो उसको गोली मार के निकल जा रहा है, जिसको और साहब मॉल के अंदर बड़े से रेस्टोरेंट में, बड़े से ब्रांड के रेस्टोरेंट में आप ये देखिए ना कि जो क्रिमिनल है उसका मनोबल कितना ऊंचा है, उसका मनोबल कितना बढ़ गया है। कोर्ट में भी गोली चली हुई है, उसके अंदर गोलियां चली है, अनथिंकेबल। भाई वो जो रोहिणी कोर्ट के अंदर गोलियां चली, वो तो अनथिंकेबल था कि ये चीजें दिल्ली के अंदर हो सकती थी, लेकिन हो रही है और लगातार हो रही है। तो इससे तो ये लगता है कि अपराधी का मनोबल दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इसको कंट्रोल करने में दिल्ली पुलिस जो है मेरे ख्याल से सफल नहीं रही है, मेरे ख्याल से सफल नहीं रही है। और उनकी जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी थी दिल्ली पुलिस की, वो बिल्कुल खत्म हो गई कि देयर इज नोबडी टू टेक देम टू टास्क। मुझे ऐसा ही लगता है कि दिल्ली पुलिस को कोई टास्क पे लेने वाला रहा नहीं, क्योंकि और मैं इसका आपको उदाहरण देता हूं कि पहले भी दिल्ली में सरकार रही, चुनी हुई सरकार रही, और चुनी हुई सरकार के पास पहले भी दिल्ली पुलिस नहीं थी। लेकिन चुनी हुई सरकार जब असेंबली सेशंस होते थे तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक दिन डिस्कशन जरूर उसके अंदर होता था, और उसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को वो ऑफिसर्स गैलरी में प्रेजेंट होते थे, और वो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का जो ओपिनियन है उसको वो सुनते थे, और वो कि पब्लिक के क्या इंप्रेशंस हैं पुलिसिंग के बारे में उसकी जानकारी लेते थे, और जो मिनिस्टर जो होम के इंचार्ज होते थे वो उसका जवाब भी देते थे। तो वो एक तारतम्यता, एक कोऑर्डिनेशन दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच में थी भी। लेकिन आपको याद होगा कि जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई है दिल्ली के अंदर, सबसे पहले तो तू मैं केजरीवाल ने तब पुलिस कमिश्नर के साथ शुरू किया, और लगातार वो दिल्ली पुलिस चोर है, बदमाश है, ये करती है, वो करती है, आपने करके तो दिल्ली। अच्छा, कई बार साहब ऐसा होता है कि जब आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है आपके पास, लेकिन आपके पास सोशल कंट्रोल है, आप लोगों के मैसेज के आप रिप्रेजेंटेटिव हो, आपके पास लेजिस्लेटिव कंट्रोल है, तो आपके पास जो भी कंट्रोल है आप उसका ये एक एक्सरसाइज करें कि पुलिस आपकी इज्जत करे, और पुलिस आपके बातों को मतलब कि माने। लेकिन अगर आप पुलिस के साथ तू मैं पे उतर जाएंगे तो खत्म हो गया। जब आपने कहते हैं ना कि वो लिहाज का पर्दा ही हटा दिया, तो उसके बाद फिर क्या है, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू यू। वो आपकी इज्जत नहीं करे, आपने उनकी इज्जत नहीं की, वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। और उसके बाद देखिए दुर्दशा किसका हुआ, शहर का हुआ। जब भी कोई एक क्राइम का केस हो जाएगा और धड़ से एक जो है सो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेगा कोई मंत्री इनकी सरकार का, आप शनाब बोल के चला। अरे आप इसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर आप दिल्ली का आप हर एक छोटे मोटे मुद्दे पे केजरीवाल जेल चले गए तो उसके ऊपर आप मीटिंग बुला लोगे, कुछ हो गया।
आपने कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर स्पेशल सेशन बुलाया असेंबली में? उसके ऊपर कोई आप स्पेशल रेजोल्यूशंस लेकर के आए? कभी दिल्ली की स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए, कभी इसकी बातें आपने की? और जो सोसाइटी की जो इश्यूज हैं जिसके कारण क्राइम बढ़ रहा है, उसमें तो आपका भी रोल बहुत जबरदस्त है। आप रात को चले जाइए, जो ये निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जो है, जो सराय काले खान की तरफ से एंट्री है, आप रात के 10 बजे 11 बजे वहां पर बहुत सारी ट्रेन, ओवरनाइट ट्रेन वहां से खुलती हैं हिंदुस्तान भर के लिए। उसका जो एंट्री पॉइंट है सराय काले खान के तरफ से, बिल्कुल डार्क पैचेस, वो एक कुछ काम चल रहा है पीडब्ल्यूडी का, सालों से वो काम चल रहा है, कोई ना ढंग की गाड़ी जा सकती है, ना निकल सकती है, ना पार्किंग है, किसी को आप ड्रॉप कर रहे हैं तो सीढ़ी पर ड्रॉप कर रहे हैं स्टेशन की, वो ऊपर चढ़ करके जा रहा है। तो आप, और जब बाहर निकलने में, और उस तरफ सड़क के ऊपर इंक्रोचमेंट है, तरह तरह की दुकानें, उन्हीं में से किसी एक दुकान का ये आदमी रहा होगा जिसने ये किया है। बिल्कुल। क्या तो आपने दिल्ली को हमने ग्लोबल सिटी बना दिया, तो दिल्ली को ग्लोबल सिटी बना दिया तो जाकर निजामुद्दीन स्टेशन का जो सराय काले खान की तरफ से एंट्री है उसको भी देख लीजिए। हमारे ग्लोबल सिटी का जो स्टेशन है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेशन, उसकी क्या स्थिति। तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब कहाँ पे सोसाइटी और पुलिस, दिल्ली गवर्नमेंट और पुलिस साथ काम कर सकती है। कोई आज से मैं बात कर रहा हूँ 98, 99, 2000 का। उस समय नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो थी, अब तो नॉर्थ ईस्ट में तो कई डिस्ट्रिक्ट्स बन गई, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो थी उस समय, उसमें इट वाज ए अंडर डेवलप्ड एरिया। उसमें पावर के बहुत इश्यूज होते थे, पावर कनेक्शंस के, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का बहुत इशू होता था, और उस पे रेप के बहुत इश्यूज होते थे, छीना छाचोरी का बहुत इश्यूज होता था। तो उस समय जो वहां के डीसीपी थे, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया और उन्होंने देखा कि जो डेली वेजर्स थे, कमा करके आ रहे हैं, स्टेशन से घर के लिए जा रहे हैं, उनका पैसा लेकर के भाग गया, या शौच की सुविधा घरों में नहीं थी, महिलाएं बाहर शौच के लिए जा रही हैं, उनको पकड़ करके रेप कर दिया। इस तरह की स्थिति वहां, एक सोशल डेप्रेविटी की स्थिति थी और क्राइम भी हो रहा था। तो उन्होंने वहां पर एक सर्वे किया, उन्होंने ये रियलाइज किया कि जो 5 से 7 बजे 8 बजे का जो पीक आवर है मार्केट का, वहां बिजली सप्लाई करने के चक्कर में इन इलाकों में बिजली काट दी जाती, और अंधेरे का फायदा उठा करके, जो पावर कट का फायदा उठा करके यहाँ क्रिमिनल्स काफी एक्टिव थे। और इस पर फिर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच में मंत्रणा हुई, और इसका सॉल्यूशन निकाला गया। और वहां पे जब पावर सप्लाई को रेस्टोर किया गया, और खास करके ये जो एक समय जो था शाम को 6 बजे से 9 बजे रात तक का, उनका पुलिस का कहना था कि बेशक रात को आप पावर काट दीजिए, लेकिन जब ये आदमी लोग नौकरी करके घर लौट रहे हैं, उनके पास डेली वेजर्स हैं, पैसा है, रुपया है, उस समय आप उनको जरूर बिजली दीजिए। तो ये चीजें जो है सो उसमें, और ये दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच में मंत्रणा हुई और ये इशू को रिजॉल्व किया गया। तो अब सरकार केवल ये कह के हाथ नहीं झाड़ सकती, दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में तो नहीं है, मैं क्या करूं। लेकिन उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए आपने क्या कंक्रीट स्टेप्स उठाए? आपने तो कोई कंक्रीट स्टेप, गाली गलौज और भर्त्सना करने के अलावा तो आपने कुछ नहीं किया। कोई आपने सजेशन दिए हो, वो भी नहीं किया। आपने उसे अपना कंप्यूटर मान लिया और उससे एक आप शैडो बॉक्सिंग मैच में घुस गए, और हुआ क्या, पूरा शहर लहूलुहान हुआ पड़ा। बिल्कुल। और पिछले दिनों यही देखने को मिला है कि जब भी कोई बात होती है तो सिवाय आरोप प्रत्यारोप के कोई ठोस पहल होते नहीं दिखाई पड़ती है। जबकि जैसा भी आपने कहा कि अपराध जो है उसका जो पुलिसिया पहलू वो तो है ही, उसका सामाजिक पहलू कभी किसी से छुपा हुआ नहीं रहा है, और उसमें सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से चीजें बदल रही है, और खासकर दिल्ली जिस तरीके से सिचुएटेड भी है, एक और फायदा अपराधियों को मिलता है कि आप अपराध कीजिए और यूपी का बॉर्डर आपके बहुत पास पड़ता है, उधर हरियाणा का बॉर्डर आपके बहुत पास पड़ता है। ये पुरानी बातें हैं। आज के तारीख में इतना मैं कह सकता हूँ कि देयर आर मेनी इश्यूज फॉर जिसके लिए आप योगी आदित्यनाथ को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन आज के तारीख में कोई अपराधी
दिल्ली में अपराध करके यूपी में एंटर करने से घबराता है, क्योंकि बाबा जो कहते हैं कि बाबा का वो प्रचलित है बुलडोजर बाबा के नाम से, लेकिन उनकी सरकार एनकाउंटर सरकार के नाम से प्रचलित है। तो कहीं ना कहीं अपराधी के मन में है कि भाई यूपी में रेफ्यूज लेना थोड़ा उनके लिए इतना आसान अब नहीं रहा जो कि पहले के जमाने में होता। जी, लेकिन कानूनी पछड़े वाली जो बात होती है कि ये इस थाने का केस है, वो उस थाने का केस है, स्टेट का केस है, उस स्टेट का केस है, तो खासकर जो पिटी क्राइम्स होते हैं, जैसे छिनतई टाइप वाली घटनाएं हुई या चोरी या किसी का चैन छीन लिया गया, मोबाइल छीन, तो ये जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे काफी बड़ी संख्या में होते हैं। और उसमें पुलिस भी जो है, वो चाहे यूपी की पुलिस हो या दिल्ली की पुलिस हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल बहुत खेलती है। जबकि नागरिक नागरिक है, सबके ही सब चाहे यूपी के हो या दिल्ली के हो, आना जाना सबका बराबर होता है, जिसलिए तो हमने दिल्ली एनसीआर का पूरा हिस्सा बनाया है। तो इस पर भी कुछ कहना है आपका? ये इस पे जो इंटर स्टेट क्राइम जो है और जो एक माइनर्स जो क्राइम कमिट कर रहे हैं, अमित, इसके बारे में किसी और दिन अलग से आपसे बात करेंगे, बहुत लंबी बात होगी उसके ऊपर। तो हम लोग आज की चर्चा को यहीं रहने दें, इस विषय पर रहने दें जो समाज में जो चीजें हो रही हैं और जो इंटर स्टेट क्राइम जो है और जो माइनर्स जो क्राइम कमिट कर रहे हैं, इसके बारे में हम कभी और चर्चा कर लेंगे। जी बिल्कुल। तो खैर एक तो अच्छी बात रही कि ये जो सराय काले खान वाले केस पे हमने बात की थी, उसमें पुलिस को सफलता मिली। और दिल्ली पुलिस की एक भूमिका तो रही है कि ऐसे कई बड़े केस उसने सुलझाए हैं। हाल फिलहाल में जो श्रद्धा वाकर वाला केस हुआ था, जिसमें करीब 30 टुकड़ों में उसकी बॉडी को काट के फेंक दिया गया था, पुलिस को फिर उसको भी सुलझाने में सफलता मिली। काफी बर्बर केस माना गया था वो भी। तो केसेस तो पुलिस सुलझाती है, लेकिन क्राइम नहीं हो, क्राइम होने से पहले लोग खौफ खाएं पुलिस का, इसके लिए क्या जरूरी है और सरकार को उसमें और अपनी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, अब उसको ये बात समझ में आनी चाहिए। जी बिल्कुल अमित, क्राइम प्रिवेंशन के ऊपर हम जो आपने बात रखी, इसके ऊपर हम लोग जरूर कभी आगे चल करके बात करेंगे और बहुत कहते हैं ना, बहुत डिटेल में तसल्ली बख्श तरीके से बात करेंगे इसके ऊपर। जी बिल्कुल। चलिए फिर, आज तो हमारा समय समाप्त भी हो रहा है। और जिस तरह से अपराध के सामाजिक पहलू को आपने जोड़ा है, वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। अक्सर हम आमतौर पर पुलिस पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाते रह जाते हैं, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण पहलू होता है उसका, जो अपराध का जो सामाजिकरण और सामाजिक पहलू होता है। और ये एक बात, जो महत्वपूर्ण बात आपने उठाई कि जो सोशल डिप्राइव्ड सेक्टर्स है, वहां से भी क्राइम जो है बढ़ रहा है और तमाम समस्याएं, उसमें माइग्रेशन की समस्या है, पूरे देश के स्तर पर है। आखिर पूरे देश की आबादी दिल्ली आती है यहाँ पर काम करने के लिए, तो इस पर भी कई बार बातें हो चुकी हैं और जाहिर सी बात है कई मुद्दे हैं, इन पर हम और आगे बात करते रहेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग फिर कोई कल एक नया सामने एक मुद्दा लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा। धन्यवाद। और कैपिटल खबर चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि हमने जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम और आप एक दूसरे ज्यादा जुड़ पाए और हम जो भी इस पे डालते हैं, जो भी कंटेंट, वो आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। जी धन्यवाद। थैंक यू।